सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 22 जनवरी के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। आज बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न हमें देखने को मिलेंगे, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न ये रहा आपके सामने। अभी हाल ही में साइना नेहवाल ने संन्यास की घोषणा कर दी। आपसे पूछ रहे हैं उनका संबंध किस खेल से है, तो सही उत्तर होगा बैडमिंटन। साइना नेहवाल वे भारतीय बैडमिंटन प्लेयर है और कहां से बिलोंग करती है? हिसार हरियाणा से बिलोंग करती है और अभी उन्होंने अपने अंतरराष्ट्रीय करियर से संन्यास की घोषणा कर दी है। तो सिंपल सा बेसिक प्रश्न तो यही बन जाएगा, इनका संबंध किस खेल से है? तो बैडमिंटन। अब इनसे संबंधित कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मैं आपको बता दूं, जैसे कि कुछ अचीवमेंट्स की बात कर लें। वे याद रखना ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली भारतीय बैडमिंटन प्लेयर हैं। कई बार एग्जाम में यह प्रश्न आ चुका है। 2012 में जो लंदन ओलंपिक्स हुए थे उसमें इन्होंने ब्रोंज मेडल जीता था। उसके अलावा कॉमनवेल्थ गेम्स 2010 वाले में भी और 2018 वाले में भी इन्होंने गोल्ड जीता था। 2015 में वर्ल्ड रैंकिंग में टॉप पर पहुंचने वाली वो पहली भारतीय महिला बनी थी और दूसरी भारतीय व्यक्ति आप कह सकते हो, क्योंकि पहले भारतीय व्यक्ति तो प्रकाश पादुकोण थे। उसके अलावा ये पॉइंट भी ध्यान रखना, 2008 में जो वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप हुआ था उसमें गोल्ड जीतने वाली वो पहली भारतीय थी। बाकी कुछ इंपॉर्टेंट अवार्ड्स इनको मिल चुके हैं, जैसे कि 2016 में पद्म भूषण मिला, 2010 में पद्मश्री, 2010 में ही राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिल चुका है, 2009 में अर्जुन अवार्ड इनको मिल चुका है। एक ऑटोबायोग्राफी आप ध्यान में रखना, ये प्रश्न भी एग्जाम में आ चुका है। प्लेइंग टू विन माई स्टोरी इनकी ऑटोबायोग्राफी है, इंपॉर्टेंट रहेगी। ठीक है, तो ये तो इनसे संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे वो मैंने आपको बता दिए। एक फैक्ट ये भी याद रखना कि ओलंपिक में बैडमिंटन खेल में सिल्वर जीता किसने है? एक भारतीय प्लेयर है जो सिल्वर भी ला चुकी है ओलंपिक में। कौन? पीवी सिंधु, 2016 के रियो ओलंपिक में। ये प्रश्न तो मैं आपको कई बार रिवाइज भी करा चुका हूं जब भी हम बैडमिंटन की बात करते हैं। और अभी 2026 में ही हम देखेंगे, जनवरी चल रहा है तो अभी तक 2-3 प्लेयर रिटायरमेंट की घोषणा कर चुके हैं। जैसे कि एक तो उस्मान ख्वाजा, ऑस्ट्रेलिया के पहले मुस्लिम टेस्ट क्रिकेटर है, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी। उसी तरह से ऑस्ट्रेलिया महिला क्रिकेट टीम की कप्तान है एलिसा हेली, उन्होंने भी अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है। एक हमारे एथलीट हैं जिनसन जॉनसन, केरल से है, भारत के मशहूर धावक है, इन्होंने भी संन्यास की घोषणा कर दी है। ठीक है, तो 2026 में हमने 4 खिलाड़ी पढ़ लिए जिन्होंने खेल से संन्यास की घोषणा कर दी है। ठीक है, तो सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मैंने आपको बताया। अगला प्रश्न देखते हैं। अच्छा, आगे पढ़े उससे पहले आपके लिए होमवर्क प्रश्न। जो रेगुलर स्टूडेंट्स हैं उनको तो पता है, मैं आपको इस तरह से होमवर्क प्रश्न देता हूँ। जो हम प्रश्न पढ़ते हैं, जो नए स्टूडेंट्स हैं उनको बता रहा हूँ, जो हम प्रश्न पढ़ रहे हैं यहाँ पे उससे संबंधित या उसके स्टैटिक्स से संबंधित, मतलब उससे जुड़ा हुआ कोई भी प्रश्न आपके किसी भी एग्जाम में अगर पूछा गया है तो वो प्रश्न मैं यहाँ पे लेकर के आता हूँ आपके सामने और वो आपसे सॉल्व करवाता हूँ एज अ होमवर्क प्रश्न। अब यूं मत कहना उसका उत्तर कौन बताएगा, भाई उसका उत्तर पीछे मैं आपको जब डिटेल में समझा रहा होता हूँ क्वेश्चन, वहां आपको समझा चुका होता हूँ। इसीलिए कहता हूँ प्रश्न को बिल्कुल ध्यान से पढ़ा करो, उसके बाद ही ये आपसे प्रश्न पूछता हूँ मैं। और ये एग्जाम में आए हुए प्रश्न है तो आपका भी कॉन्फिडेंस थोड़ा सा बूस्टअप होगा। आप देखोगे कि किस तरह से एग्जामिनर प्रश्न पूछ रहा है, किस तरह से वो ऑप्शंस रखता है, किस किस एग्जाम में आए। एक तो ये प्रश्न हो गया, एक और ये प्रश्न पढ़ो। ठीक है, वीडियो को आराम से पॉज कर लेना और आराम से उत्तर देना। हम अगला प्रश्न देखते हैं। 4 प्रश्न है इसमें, है ना। अगला देखते हैं। चाहूं तो मैं डायरेक्ट भी प्रश्न आपसे पूछ सकता हूं बोल करके, लेकिन जब आपके सामने लिखा हुआ होगा ना कि देखो इस एग्जाम में ये प्रश्न आया, तो उस टाइम अलग सी फीलिंग होती है आप लोगों की भी, स्टूडेंट्स की भी, कि यार एग्जाम वाला प्रश्न भाई इंपॉर्टेंट है। जब ऐसे में नॉर्मली बोल दूंगा ना ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आया, तो उस पर ध्यान नहीं दोगे, लेकिन जब दिखेगा ना तो आप कहोगे अरे भाई साहब इंपॉर्टेंट है, तो इंपॉर्टेंट लगा लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो उसी तरह से जब वो प्रश्न मैं आपको सॉल्व करवा करके, जब थ्योरी में आपको सारी चीजें बता दूंगा और वहीं से तो प्रश्न बन रहे हैं सारे। अभी बिहार एसआई का जो एग्जाम हुआ, जो भी हम करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं वहीं से तो प्रश्न आ रहे हैं मैक्सिमम। प्रश्न कहाँ से आते हैं? तो उसी तरह से जब मैं ये एग्जाम वाले प्रश्न आपके सामने रखूंगा तो एक तो आपका कॉन्फिडेंस भी डेवलप्ड होगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आपको भी फील होगा कि भैया यहाँ पे जो भी पढ़ा रहे हैं इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ाई जा रही है, तो बिल्कुल ध्यान से पढ़ूं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज रेगुलर रहूं। रेगुलर रहोगे तभी चीजों का फायदा मिलेगा। अब जैसे अगला प्रश्न में बिल्कुल ध्यान से सुनना, यहां से भी एक प्रश्न मैं आपसे पूछूंगा जो एग्जाम में आया था। प्रश्न क्या है? अभी हाल ही में इंडिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट 2026 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लिन चुन यी। तो हम यहाँ बात कर रहे हैं इंडिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट की। इसी को योनेक्स सनराइज इंडिया ओपन भी कहा जाता है। अभी 2026 में 24वां एडिशन हुआ, 13 से लेकर 18 जनवरी तक। कहां पर हुआ? इंदिरा गांधी एरिना नई दिल्ली में। और इसको ऑर्गेनाइज करता है बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन। तो यहाँ पे मेन सिंगल की अगर बात करें, इसको जीता लिन चुन यी ने, ये ताइवान के प्लेयर हैं। और वुमेन सिंगल जीता
आन शी यांग ने, जो कि साउथ कोरिया की प्लेयर है। ये जो टूर्नामेंट है ये भारत का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन टूर्नामेंट है मेरे भाई, जिसकी शुरुआत तो 2008 से हो गई थी। और आप कह सकते हो कि शुरू में ये सुपर 500 स्तर का, सुपर 500 लेवल का इवेंट होता था, पर 2023 से इसे अपग्रेड कर दिया गया 5 सालों के लिए, सुपर 750 लेवल का कर दिया गया। याद रखना कितने सालों के लिए, 5 सालों के लिए, 2023 से 2027 तक ये सुपर 750 लेवल का इवेंट है। सुपर 500 और सुपर 700 मतलब क्या हो गया, इतना सा समझो। दो चीजों का फर्क पड़ता है। अगर कोई भी खिलाड़ी जीतता है तो उसको जो पॉइंट दिए जाते हैं तो वो ये पॉइंट है। अगर वो सुपर 500 लेवल वाला कोई मैच खेल रहा है तो 500 पॉइंट मिलेंगे जीतने पे, और सुपर 750 वाला, सुपर 1000 वाला खेल रहा है तो वो पॉइंट्स होते हैं, उसके पॉइंट्स काउंट होते हैं। वहां पे जो मेडल टैली बनती है, इनकी रैंकिंग बनती है, तो वो पॉइंट्स वहां पे काउंट होते हैं इनके, और उसी हिसाब से प्राइज मनी भी डिसाइड होती है। अच्छा लेवल का होता है तो प्राइज मनी भी अच्छी होती है, ये फर्क पड़ता है। ये तो समझाने वाली बात थी, लेकिन आपका जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपको यही ध्यान रखना है कि अभी 2023 से ये जो इवेंट था सुपर 500 लेवल का हुआ करता था 2023 से पहले, 2023 के बाद से सुपर 750 हो गया है। ये सुपर 750 स्तर का हो गया, लेवल का हो गया ये, लेकिन 5 सालों के लिए इसको किया गया है। ये भी ध्यान रखना, हमेशा के लिए नहीं, 5 सालों के लिए। यहीं से एक बार एग्जाम में प्रश्न बना है, बताऊंगा मैं आपको, लेकिन उससे पहले बैडमिंटन के कुछ और प्रश्न हम रिवाइज कर ले। ये याद रखना, अभी जो 30वां बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप होगा 2026 में, भारत में होगा, नई दिल्ली में। अभी 29 नंबर का पेरिस फ्रांस में हुआ था, उसमें टॉप पे चाइना था, भारत तीसरे स्थान पे रहा था। और ये पॉइंट भी ध्यान रखो कि BWF एथलीट आयोग की अध्यक्ष कौन है, PV सिंधु है। 2026 से 2029 तक के लिए इनको चुना गया। और ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा, सैयद अंतरराष्ट्रीय चैंपियनशिप, इसका संबंध है बैडमिंटन से। ये भी हर साल भारत में ही होता है, बैडमिंटन टूर्नामेंट है। कहाँ पर, लखनऊ में। अभी इसका 14वां एडिशन हुआ था, और इसमें वुमेन्स डबल में हमने देखा भारतीय विजेता रही त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद, जबकि मेंस सिंगल में भारतीय उपविजेता रहे थे किदाम्बी श्रीकांत। जीता था जैसन गुनावन ने, वो हांगकांग से है। ठीक है, बाकी अब ये आपको होमवर्क प्रश्न दे रहा हूं मैं, और ये प्रश्न आप देख सकते हो SSC GD अभी 2025 में ही ये प्रश्न पूछा गया था। अब देखो कितना प्यारा प्रश्न है। अभी जो आपके बिहार SI के एग्जाम हुए थे उसमें आपने देखा 2024 तक के भी प्रश्न आए थे ना, तो उसी तरह से ये है। 2025 में एग्जाम हुआ, और ये करंट अफेयर्स कब का है, 2023 का है, क्योंकि इसको अपग्रेड कर दिया गया सुपर 500 से सुपर 750 में। 2023 से ही तो किया गया, और 2025 में ये प्रश्न पूछा है। अब इसका उत्तर दो आप, इसमें ये एक ही प्रश्न है। हम अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में राज्य को गैंगस्टर फ्री बनाने के लिए अभी किसने ऑपरेशन प्रहार शुरू किया? तो सही उत्तर होगा पंजाब ने। तो अभी पंजाब पुलिस ने राज्य को गैंगस्टर मुक्त बनाने के लिए एक ऑपरेशन शुरू किया, उसका नाम ही है ऑपरेशन प्रहार। ये याद रखना। इसमें 12,000 से ज्यादा पुलिसकर्मियों की 2,000 टीमों ने एक साथ छापेमारी की है राज्यों में, अलग अलग जगह पे कई लोगों को गिरफ्तार किया है, और साथ में कहा कि सूचना देने वालों को और अच्छा काम करने वाले पुलिसकर्मियों को इनाम भी दिया जाएगा। इनाम देंगे तो मोटिवेटेड फील करेंगे, अच्छा काम करेंगे, लोग भी इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे। बाकी कुछ और ऑपरेशंस मैं आपको रिवाइज कराता हूँ। देखो, ऑपरेशन गंगा यूक्रेन में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए हमने चलाया था। ऑपरेशन देवी शक्ति अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए चलाया था। ऑपरेशन कावेरी युद्धग्रस्त सूडान से अपने नागरिकों को निकालने के लिए चलाया। ऑपरेशन राहत यमन युद्ध गृह में भारतीयों और दूसरे देशों के नागरिकों को यमन से बचाने के लिए वापस लाने के लिए चलाया। ऑपरेशन अजय इजराइल से अपने नागरिकों को वापस निकालने के लिए चलाया। ऑपरेशन इंद्रावती हैती से भारतीयों को निकालने के लिए चलाया। ऑपरेशन सागर बंधु भारत ने अभी चक्रवात आ गया था दितवा नाम का श्रीलंका में, जिसका नाम रखा था यमन ने, तो वहां पे मदद के लिए हमने ऑपरेशन सागर बंधु चलाया था। ऑपरेशन सिंधु ईरान और इजराइल के संघर्ष वाले क्षेत्रों से भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए चलाया। ऑपरेशन ब्रह्मा अभी 2025 में ही म्यांमार भूकंप के बाद भारत सरकार ने मदद के लिए ये ऑपरेशन चलाया था। और ऑपरेशन स्वदेश अभी लेटेस्ट हमने पढ़ा, ईरान में जो हिंसा हो रही है तो वहां से फंसे भारतीयों को निकालने के लिए हमने चलाया ऑपरेशन स्वदेश। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स ध्यान में रखना। बाकी वैसे पंजाब वाला प्रश्न हो रहा है तो पंजाब भी ले चलते हैं एक बार आपको। ये रहा मैप में पंजाब, कैपिटल चंडीगढ़ है, मुख्यमंत्री भगवंत मान और गवर्नर है गुलाब चंद कटारिया। कुछ यहाँ से भी करंट अफेयर्स के प्रश्न देखें तो पंजाब ने सीमा पार से मादक पदार्थों की तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए बाज अख नाम से एक ड्रोन रोधी प्रणाली विकसित की या तैनात की। लोक मिलनी योजना यहाँ पे शुरू हुई। स्कूल ऑफ एमिनेंस प्रोजेक्ट यहाँ पर शुरू हुआ, और मुख्यमंत्री सेहत बीमा योजना यहाँ पे शुरू की गई।
सूचना एवं प्रसारण मंत्री हैं जो अश्विनी वैष्णव, इन्होंने पंजाब के मोहाली सेमीकंडक्टर प्रयोगशाला में पारंगत सेमीकंडक्टर लेबोरेटरी का उद्घाटन किया था। पंजाब राज्य अनुसूचित जाति आयोग ने देश में पहली बार तेजी से सुनवाई सुनिश्चित करने के लिए एक अलग कोर्ट रूम का उद्घाटन किया था और भारत का पहला हाइड्रोकाइनेटिक पावर प्लांट पंजाब के नांगल नहर में शुरू किया गया। ठीक है, ये सब बातें ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में होप आइलैंड पर सैटेलाइट लॉन्चिंग सुविधा विकसित करने की अभी घोषणा किसने की है? तो आंसर होगा आंध्र प्रदेश ने। तो अभी आंध्र प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं चंद्रबाबू नायडू जी, उन्होंने घोषणा की है कि आंध्र प्रदेश में काकीनाडा के पास होप आइलैंड पर एक नया सैटेलाइट लॉन्चिंग सुविधा, एक फैसिलिटी विकसित की जाएगी और ये स्पेस सिटी प्रोजेक्ट का ही हिस्सा है जिसका लक्ष्य है आंध्र प्रदेश को एरोस्पेस और कमर्शियल स्पेस एक्टिविटी का हब बनाना। तो यहाँ पर जो ये नई सैटेलाइट लॉन्चिंग फैसिलिटी बनेगी, ये प्राइवेट स्पेस कंपनियों के लिए लॉन्चिंग को आसान बनाएगी। मतलब यहाँ से वो लॉन्चिंग कर सकते हैं अपने जो भी सैटेलाइट वगैरह लॉन्च करना है। और वैसे बता दूं, अभी इसकी घोषणा हुई है, अभी इस परियोजना को इसरो और केंद्र सरकार से मंजूरी मिलना बाकी है, लेकिन अभी न्यूज में है, ध्यान रखना। देखो यहाँ से एक स्टैटिक प्रश्न आपका एग्जाम में क्या आ सकता है, ये होप आइलैंड आ सकता है। तो होप आइलैंड कहाँ पर है? तो याद रखना आंध्र प्रदेश में है, आंध्र प्रदेश के काकीनाडा खाड़ी में है। अच्छा, अब एक प्रश्न मैं आपसे पूछता हूं कि भारत का पहला लॉन्चिंग स्टेशन ये कौन सा था? तो याद रखना ये था थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन, जिसकी स्थापना की गई थी 21 नवंबर 1963 में, 1963 में। और बाद में इसी स्टेशन का नाम बदल करके विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र किया गया, जिसे आज हम विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के नाम से जानते हैं, जो कि कहां पर है? केरल के तिरुवनंतपुरम में है। और यहीं से आपको बता दूं, भारत का पहला जो साउंडिंग रॉकेट है M100 उसका नाम था, उसको यहीं से नवंबर 1963 में ही लॉन्च किया गया था। भारत का पहला साउंडिंग रॉकेट मैं बोल रहा हूं। लेकिन इसी के साथ ये भी आप ध्यान रखना कि अगर आप पूछोगे कि हमारा जो पहला सैटेलाइट था, वो तो आप सभी जानते हो, हमारा पहला सैटेलाइट कौन सा था? आर्यभट्ट था, जो हमने 19 अप्रैल 1975 को लॉन्च किया था। तो अब हम जितने भी सैटेलाइट्स लॉन्च करते हैं वो यहीं से लॉन्च करते हैं, आंध्र प्रदेश के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से। लेकिन एक करंट अफेयर्स का प्रश्न और यहाँ पे जुड़ जाएगा, अगर पूछेगा कि भारत का दूसरा सैटेलाइट लॉन्चिंग स्टेशन कहां पे बन रहा है मेरे भाई, तो याद रखना ये हम करंट अफेयर्स में पढ़ चुके हैं, तमिलनाडु के थुथुकुडी जिले के कुलसेकर-पट्टिनम में। ठीक है, ये सारे इंपॉर्टेंट बातें बताइए मैंने आपको, ध्यान में रखना। अब ये आपके लिए होमवर्क प्रश्न है। देखो, अब देखो यही प्रश्न आपसे पूछा है, भारत का पहला जो हमारा लॉन्चिंग स्टेशन है वो कौन सा था, ये आप लोग बताएंगे। और ये एक और प्रश्न है, एसएससी सीजीएल में पूछा गया, तो इनके उत्तर करना आप लोग आराम से वीडियो को पॉज करके देख लेना, मैं तो इतना देर रुक नहीं सकता हूँ। हम अगला प्रश्न देखते हैं। और आपको सच बताऊं, आपको जितना डेटा मैं दे रहा हूं ना, जितने कम समय में दे रहा हूं, पूरे यूट्यूब में आप आराम से चेक कर लेना, इतना कम समय में इतना डेटा आपको कोई नहीं देगा। मैं यूं नहीं कह रहा हूं मैं सबसे ज्यादा डेटा दे रहा हूं, नहीं, मेरे से भी ज्यादा डेटा देते हैं, लेकिन जितने कम समय में मैं दे रहा हूं और जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको दे रहा हूं, जितना आप एक बार में आराम से पचा सकते हो, आपके लेवल के हिसाब से बात कर रहा हूं, क्योंकि आप 10वीं 12वीं के बच्चे नहीं हो, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, तो इतना लेवल तो आपका होना चाहिए। अब यार इतना डेटा दे रहा हूं तो थोड़ा बहुत समय ऊपर नीचे हो जाता है। कल हमारा जो वीडियो है, वैसे मेरी कोशिश रहती है 25-30 मिनट के अंदर अंदर रहे, और डिपेंड करता है, देखो क्वेश्चन उस दिन किस तरह के आ रहे हैं। कभी कभी कम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं तो हमारा जो टाइम पीरियड है वो 20-21-22 मिनट का भी हो जाता है। लेकिन कभी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे या कंटेंट मैंने ज्यादा आ गया, उसमें कंटेंट ज्यादा दे दिया, तो ऑब्वियस सी बात है ना मेरे भाई, टाइम तो थोड़ा बढ़ेगा ना। जैसे कल शायद 31 या 32 मिनट का वीडियो चल गया, तो अपने वीडियोस पे आप देखना व्यूज बहुत कम थे। अब मैं आपको कोई गलत चीज तो नहीं दे रहा हूं, अब ये सारे काम की चीजें तो दे रहा हूं, ये सारे एग्जाम में पूछे गई तो प्रश्न है। आप यहाँ तैयारी किसके लिए कर रहे हो, क्यों पढ़ रहे हो भैया? प्रश्न आपके एग्जाम में बैठ जाए, पास हो जाओ, नौकरी लग जाए, इसलिए तो कर रहे हो। और वही तो चीजें मैं आप लोगों को दे रहा हूं, तो थोड़ा बहुत अगर समय ज्यादा लग जाए तो आप वीडियो नहीं देखते हो। जहां कम देर का वीडियो पढ़ाते हैं, मुझे पता है, जहां 20-20, 22-22 मिनट के वीडियो होते हैं, वहां पे हजारों में व्यूज चले जाते हैं। उन बच्चों को एक बार अपनी क्लास दिखवा दो, जो मैं होमवर्क प्रश्न दे रहा हूं उनसे सॉल्व करवा दो, मजा ले वो कर लेंगे क्या। लेकिन नहीं, स्टूडेंट को तो नहीं, 30 मिनट का कैसे हो गया, 30 मिनट से ऊपर का नहीं जाना चाहिए। मतलब 5 मिनट मैंने ज्यादा आपके ले लिए, जिसमें आप वीडियो छोड़ देते हो, वीडियो नहीं देखते। दे मैं आपको आप ही के काम की चीज रहा हूं, दिन भर में वो 5 मिनट आप इधर उधर रील देखने में खराब कर दोगे, या जब दूसरी जगह जा कम समय का वीडियो देख रहे हो, जब एग्जाम में प्रश्न नहीं फंसेगा तो क्या होगा? 5 मिनट बर्बाद नहीं होगा, वहां पूरा साल बर्बाद होगा, फिर क्या करोगे? लेकिन ये छोटी सी लॉजिकल बात समझ में नहीं आती है हर स्टूडेंट्स को, जिनको समझ में आती है पढ़ते हैं।
मैं भी बड़ी उम्मीद के साथ दिन भर मेहनत करता हूँ, आप लोगों के लिए कंटेंट इकट्ठा करता हूँ। मेरे पास कोई टीम थोड़ी ना है जो मेरे को कंटेंट बना बना करके दे देगा बड़े बड़े चैनल वालों की तरह। उनका सारा कंटेंट उनकी टीम डिजाइन करती है। यहाँ सुबह से शाम तक एक एक काम मुझे करना पड़ता है आप लोगों के लिए। लेकिन उसके बाद जब व्यूज नहीं आते, सारी मेहनत जीरो हो जाती है। तो बाकी जो देखते हैं, ठीक है, जो छोड़ के चले जाते हैं वो चले जाते हैं, लेकिन जो बाकी लोग देखते हैं, जिन्हें पता है अपने कंटेंट की वैल्यू, तो आप लोगों से मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, अपने दोस्तों के साथ में, अपने स्टडी ग्रुप में अपने वीडियोस को शेयर जरूर करा करें। इतनी सी मेरी रिक्वेस्ट है, इतनी सी मेरी बात मानना। हम अगला प्रश्न देखते हैं। फिर देखो अगले में क्या पूछ रहे हैं। हाल ही में बीजेपी के सबसे कम उम्र के राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बन गए हैं? तो सही उत्तर होगा नितिन नबीन इनका नाम है। ये कहां से बिलोंग करते हैं? पटना बिहार से हैं। और अभी इन्हीं को बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया। ये बीजेपी के सबसे युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए हैं। वैसे नंबर में देखोगे तो बीजेपी के 12वें नंबर के ये राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं। वे बांकीपुर बिहार से लगातार 5 बार विधायक है, 2006 से अभी तक विधायक रहे हैं। ठीक है, तो नितिन नबीन का नाम याद रखेंगे। वैसे आप जानते हो कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है? मल्लिकार्जुन खड़गे हैं। बीजेपी की हम पहले बात कर लेते हैं, थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए। जैसे कि सबसे पहली बात तो याद रखना, बीजेपी की स्थापना की अगर बात करते हैं तो 6 अप्रैल 1980 में इसकी स्थापना होती है बीजेपी पार्टी की। वैसे मैं आपको बता दूं कि बीजेपी की जो उत्पत्ति है ना, वो भारतीय जनसंघ से हुई थी और उसकी स्थापना 1951 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने की थी। लेकिन फिर हुआ क्या था बीच में? 1977 में भारतीय जनसंघ, ये जनता पार्टी में इसका विलय हो गया था, मर्ज हो गया था। एक्चुअली में जो जनता पार्टी है ना, ये 1975 से 1977 के आपातकाल के बाद कई राजनीतिक दलों से मिलकर के ये जनता पार्टी बनी थी, जिसने फिर 1977 में कांग्रेस को हराया भी था। लेकिन आपसी मतभेदों के कारण ये केवल 3 साल ही सत्ता में रही और ये फिर से टूट गई। टूटने के बाद जो जनसंघ के पूर्व सदस्य थे और भी कई लोग इसमें मिले और फिर बीजेपी पार्टी बनी 1980 में। और उसके बाद इसके जो पहले पार्टी अध्यक्ष बने थे, इस पार्टी के जो पहले अध्यक्ष बने थे, अटल बिहारी वाजपेयी बने थे, जो ही आगे चल करके 1996 में आपको पता है बीजेपी के पहले प्रधानमंत्री भी रहे थे। तो ये कुछ बीजेपी की स्टार्टिंग थी। वैसे आप जानते हो अभी वर्तमान में हमारे पास 6 नेशनल पार्टीज है, वो आपकी लिस्ट यहाँ पे लगी हुई है, आराम से आप देख सकते हैं। बाकी मैं आपको एक होमवर्क प्रश्न देता हूँ, ये होमवर्क प्रश्न का उत्तर आप लोग देंगे। देखो एसएससी जीडी में पूछा गया है, ठीक है, तो अच्छा प्रश्न है ये। अब जिसने पढ़ा होगा वही इसका उत्तर कर पाएगा। आप करो, हम अगला प्रश्न देखते हैं। और वैसे मैं आपको बता दूं कि बीजेपी की जो उत्पत्ति है ना, ये भारतीय जंग संघ से हुई। और मैं आप लोगों से जरूर कहूंगा कि अपने दोस्तों के साथ में अपने वीडियो को जरूर शेयर करा करें, या अगर आपके दोस्त आपके आसपास ही हो तो उनको ये वीडियो जरूर दिखाएं। और जो होमवर्क प्रश्न मैं आपसे पूछ रहा हूँ उनसे जरूर पूछें कि ले बेटा, आप वहां करंट अफेयर्स पढ़ते हो, कहीं भी पढ़ते हो, इन प्रश्नों के उत्तर दो। और ये कोई फालतू प्रश्न तो है नहीं, एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है तो प्रश्न तो इंपॉर्टेंट है, एग्जाम की तो तैयारी कर रहे हैं हम। फिर उनसे पूछना कि कहाँ पढ़ते हो, 20 मिनट वाली क्लास में, बढ़िया है। चलो अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगले में पूछ रहे हैं भी जनवरी 2026 में खेलो इंडिया विंटर गेम्स का कौन सा संस्करण शुरू हुआ? तो ये 6ठा संस्करण अभी शुरू हुआ है। खेलो इंडिया विंटर गेम्स की हम बात कर रहे हैं, 2026 में 6ठा एडिशन ये इसका शुरू हुआ। 2 स्टेजेस में होगा। पहला स्टेज, पहला चरण अभी 23 से लेकर 27 जनवरी तक हो रहा है लेह लद्दाख में। लेह लद्दाख में जो नवांग दोरजे स्टेडियम है वहां पे। इसके बाद दूसरा चरण, दूसरा स्टेज इसका मार्च में होगा, 9 से लेकर 12 मार्च तक गुलमर्ग जम्मू कश्मीर में, ठीक है। और ये तो 6ठा एडिशन है। अगर मैं आपसे पूछूं कि इसका पहला एडिशन कब शुरू हुआ था, तो 2020 में, वो जम्मू कश्मीर गुलमर्ग में हुआ था। अच्छा, इस बार इसमें एक नया गेम भी शामिल हुआ है, फिगर स्केटिंग उसको कहते हैं, ये भी थोड़ा ध्यान में रख लेना। वैसे खेलो इंडिया गेम्स की बात कर रहे हैं तो अभी तक जितने भी खेलो इंडिया गेम्स हुए 2025 वाले, वो मैं आपको रिवाइज कर रहा हूँ, देखो आ जाओ। अगर पूछते हैं खेलो इंडिया बीच गेम्स, जो पहला एडिशन हुआ था 2025 में, दीव के घोगला बीच पे हुआ था, जिसका शुभंकर पर्ल है, जो एक डॉल्फिन है, टॉप पे मणिपुर था। अभी वैसे 2026 में इसका दूसरा एडिशन भी हो चुका है, अभी हम पढ़ेंगे आगे, जिसमें कर्नाटक टॉप पे था। बाकी सारी चीजें यही है, शुभंकर भी यही है, स्थान भी वही है। और खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल पहला एडिशन हुआ था श्रीनगर की डल झील में। मैस्कोट उसका हिमालयन किंगफिशर है, टॉप पे मध्य प्रदेश रहा। और खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 5वां एडिशन था, ये सब 2025 वाले हैं ना, ये हुआ था राजस्थान में। और मैस्कोट था खम्मा कणी, टॉप पे चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स, ये इंपॉर्टेंट रहेगा, अभी हुआ नहीं है, फरवरी में होगा, पहली बार होगा, पहला एडिशन है। कहाँ पर? छत्तीसगढ़ में, और इसका मैस्कोट याद रखना मोरवीर है। उसके अलावा जो दूसरे नंबर के खेलो इंडिया बीच गेम्स हुए, हमने पढ़ा दीव के घोगला बीच पे हुए थे,
और शुभंकर भी वही है पर्ल, और इसमें टॉप पे कर्नाटक रहा। ठीक है, तो ये सब ध्यान में रखना। बाकी ये लो आपके लिए होमवर्क प्रश्न लेकर के आ गए। खेलो इंडिया शीतकालीन खेल यानी कि विंटर गेम्स के बारे में ही पूछ रहा है। कब शुरू हुए थे ये पूछ रहा है। 2023 में पूछा गया एसएससी सीजीएल में। ये एक और प्रश्न लो, ये 2025 के एग्जाम में आया था DSSB में। अच्छा, संस्करण पूछ लिया इसमें, देखो संस्करण भी पूछ सकता है ना। आज मैंने जो आपको प्रश्न बना करके दिया वो संस्करण से ही दिया है। 2025 में कौन सा संस्करण था बताओ फटाफट, और 2026 वाला तो मैंने आपको बता ही दिया। हम अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में इरेडा ने किस देश के सोलर प्रोजेक्ट के लिए पहला अंतरराष्ट्रीय ग्रीन लोन जारी किया है? तो आंसर होगा जाम्बिया। तो अभी इरेडा की एक पूर्ण स्वामित्व वाली सहकारी कंपनी है ग्रीन एनर्जी फाइनेंस लिमिटेड, और उसने अभी जाम्बिया में 100 मेगावाट के सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट के लिए अपना पहला अंतरराष्ट्रीय ग्रीन लोन को मंजूरी दे दी है। मतलब ये इस कंपनी का पहला अंतरराष्ट्रीय लोन है, और लोन अमाउंट कितना है? $22.5 मिलियन। और जाम्बिया में जिस कंपनी को ये लोन मिल रहा है उस कंपनी का नाम क्या है? स्वर्णा सोलर लिमिटेड। तो ये लोन वहां पे 100 मेगावाट का सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट के लिए दिया जा रहा है। कौन दे रहा है, किस कंपनी को दिया जा रहा है, कहां देश की कंपनी है, क्या अमाउंट है, सब मैंने आपको बता दिया। इरेडा की बात कर ले, फुल फॉर्म होती है इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी। स्थापना होती है 1987, हेडक्वार्टर नई दिल्ली, और CMD है प्रदीप कुमार दास। अब कौन से देश की बात हो रही है? जाम्बिया देश की। अफ्रीकी देश है जाम्बिया, मैं आपको लेकर के चलता हूं। चलो अफ्रीका, ये रहा मैप में जाम्बिया। कैपिटल लुसाका होती है, करेंसी है जाम्बियन क्वचा। और आपको याद होना चाहिए कि जाम्बिया और जिम्बाब्वे इन दोनों देशों के सीमा पर ही एक जलप्रपात है, वाटरफॉल है, जिसको कहते हैं विक्टोरिया वाटरफॉल। बड़ा फेमस है। और ये अगर पूछें कि किस नदी पर है ये, तो जाम्बेजी नदी पर है। और इन दोनों देशों की, जाम्बिया और जिम्बाब्वे की सीमा पर ही एक बांध है, करीबा बांध। और उस बांध से जो झील का निर्माण हुआ है उसे कहते हैं करीबा झील, जो कि अफ्रीका की दूसरी सबसे बड़ी झील है, क्योंकि पहली तो विक्टोरिया लेक है। ठीक है, तो ये पॉइंट भी ध्यान में रखना। बाकी अगला प्रश्न देखते हैं। और अगले में ये देखो, होमवर्क प्रश्न आपका है, UPPSC में आया हुआ प्रश्न है 2022 में। विक्टोरिया जलप्रपात जो भी मैंने आपको बताया उसी से संबंधित है, कथन वाला प्रश्न है, बताओ क्या सही होगा। और ये एक और प्रश्न आपके लिए, और ये एक और प्रश्न मध्य प्रदेश पुलिस में आया था, आराम से बताओ। हम अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में दूसरा वैश्विक बौद्ध सम्मेलन कहां पर आयोजित किया जाएगा? तो आंसर होगा नई दिल्ली में, ग्लोबल बुद्धिस्ट समिट, वैश्विक बौद्ध सम्मेलन। इसका ये दूसरा समिट होगा। अभी 24 जनवरी से लेकर 25 जनवरी तक, 24 और 25 जनवरी को मतलब, कहां पर? भारत मंडपम नई दिल्ली में। आयोजन करने वाला कौन? अंतरराष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ इसका आयोजन करेगा। हमारा जो संस्कृति मंत्रालय है वो इसमें सहयोग करेगा। थीम क्या है? सामूहिक ज्ञान, एकजुट आवाज और आपसी सह अस्तित्व। इंग्लिश में बोलोगे कलेक्टिव विजडम, यूनाइटेड वॉइस, म्यूचुअल को एग्जिस्टेंस। और इस समिट को, इस सम्मेलन का आयोजन करने का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य कि वर्तमान समय में दुनिया में जो भी सामाजिक या राजनीतिक या पर्यावरणीय संघर्ष चल रहे हैं, तो उन्हें बौद्ध धर्म के माध्यम से उनका निपटारा किया जाए, शांति और सामंजस्य स्थापित किया जाए। अभी दूसरा एडिशन है, पहला एडिशन इसका 2023 में हुआ था, नई दिल्ली में ही हुआ था। चलो कुछ और सम्मेलन समिट सम रिवाइज करें। तो हमारे जो लोकसभा अध्यक्ष हैं कौन? ओम बिरला, और वर्तमान में ये 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष हैं। अभी बिहार के SI एग्जाम में यही प्रश्न आया है। 18वें लोकसभा के अध्यक्ष हैं ओम बिरला। इन्होंने भी 11वें राष्ट्रमंडल संसदीय संघ भारत क्षेत्र सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया? बंगलुरु में। चौथे तटरक्षक वैश्विक शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ रोम, इटली में, जिसकी सह अध्यक्षता की जापान ने। पहला ग्रीन हाइड्रोजन रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉन्फ्रेंस 2025 हुआ नई दिल्ली में। 28वां नेशनल ई गवर्नेंस कॉन्फ्रेंस हुआ कहाँ? विशाखापत्तनम में। विश्व सरकार शिखर सम्मेलन दुबई में। 8वां हिंद महासागर सम्मेलन मस्कट, ओमान। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस बार्सिलोना, स्पेन। 24वां विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में। 10वां रायसीना डायलॉग का आयोजन नई दिल्ली में। 6ठा बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन हुआ बैंकॉक, थाईलैंड में। अभी से होस्ट कर रहा है 2026 में बांग्लादेश। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि जनवरी 2026 में भारत और किस देश ने संयुक्त रूप से खतरनाक और हानिकारक पदार्थों से निपटने का अभ्यास किया? तो आंसर होगा जापान। तो अभी भारतीय तटरक्षक बल और जापानी तटरक्षक बल ने साथ में मिलकर के खतरनाक और हानिकारक पदार्थों से निपटने का अध्ययन किया है। कहां पर? मुंबई में। और यह अभ्यास प्रदूषण नियंत्रण पोत है हमारा जो ICGS समुद्री प्रहार, इस पर किया गया।
ICGS मतलब होता है इंडियन कोस्ट गार्ड शिप, समुद्र प्रहार इसका नाम, समुद्र प्रहरी इसका नाम है, प्रहार नहीं है, सॉरी पढ़ने में गलती हो गई, समुद्र प्रहरी। और इस अभ्यास का उद्देश्य है समुद्र में रासायनिक रिसाव से निपटने की तैयारियों को बेहतर बनाना। अच्छा, खतरनाक और हानिकारक पदार्थों से क्या मतलब है? समुद्री वातावरण में छोड़े गए वो खतरनाक सामान जो कि मानव स्वास्थ्य और समुद्री जीवन को नुकसान पहुंचा सकते हैं, जिनमें ज्वलनशील और विषैले पदार्थ शामिल हैं। तो जापान के साथ मिलकर के हमने ये अभ्यास किया। तो जापान भी ले चलते हैं आपको, ये रहा मैप में जापान। कैपिटल टोक्यो हो गई, करेंसी है येन, प्रधानमंत्री अभी पहली महिला प्रधानमंत्री बनी साने ताकाइची, और संसद का नाम है यहाँ पे डाइट। और हिरोशिमा नागासाकी यहीं पर है जहाँ पे एटम बॉम्ब गिराए थे अमेरिका ने। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में किस राज्य के कुंभलगढ़ वन्यजीव अभयारण्य को पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया गया? तो आंसर होगा राजस्थान। तो अभी राजस्थान के कुंभलगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के आसपास के 1 किलोमीटर क्षेत्र को अभी इकोनॉमिक इको सेंसिटिव जोन यानी कि पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया गया, जिससे प्रदूषण करने वाले उद्योग, खनन और नए होटलों पर प्रतिबंध लग जाएगा। और जैव विविधता, जल संरक्षण और स्थानीय समुदायों के लिए जैविक खेती, कृषि वानिकी जैसी गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। अच्छा, ये कुंभलगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहां पर है भैया? राजस्थान में, राजस्थान के राजसमंद जिले में। और इसी तरह का एक प्रश्न हमने कुछ दिन पहले पढ़ा था कि एक पार्वती आर्गा पक्षी अभ्यारण्य है, याद आया? उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में पढ़ा था ना। इसको भी अभी भारत सरकार ने इको सेंसिटिव जोन घोषित किया था, तो वो भी ध्यान में रखना। बाकी ये थी आज की हमारी करंट अफेयर्स की क्लास। कमेंट करके जरूर बताइएगा सेशन आपको कैसा लगा। अच्छा लगा तो वीडियो को एक बार फिर से कहूंगा सपोर्ट जरूर करना अपने दोस्तों के साथ में, स्टडी ग्रुप में एक बार शेयर जरूर कर देना, मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरी बहन, इतनी सी हेल्प जरूर करना मेरी। वीडियो को लाइक नहीं करा तो लाइक कर देना। वीकली वीडियोस अपलोड होते हैं, वीकली से अगर आप रिवीजन करना चाहते हैं तो वो आप देख सकते हैं। बाकी इनकी क्विज और PDF आपको मिल जाती है क्रिक एग्जाम एप्लीकेशन पे बिल्कुल फ्री में, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। बाकी चलो अभी कल के करंट अफेयर्स का हम क्विक रिवीजन कर लेते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल पहला प्रश्न पूछा था कि उत्तरदायी राष्ट्र सूचकांक 2026 में भारत की रैंक है 16। फिर पूछा अभी पद्म पाणि पुरस्कार से सम्मानित किया गया इलैया राजा को, और किस राज्य में आमे पडिबा आमा भाषारे योजना शुरू की गई? उड़ीसा। कोकबरोक भाषा दिवस किस राज्य में मनाया गया? तो त्रिपुरा में मनाया जाता है। ब्रिक्स नेटवर्क यूनिवर्सिटी में शामिल होने वाला एकमात्र भारतीय राज्य कृषि विश्वविद्यालय कौन सा बन गया? पंजाब कृषि विश्वविद्यालय। और सागर मैत्री भारतीय नौसेना और किस संगठन की एक संयुक्त पहल है? DRDO। भारत के नॉर्थ ईस्ट क्षेत्र से NCC गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली अभी अधिकारी बन गई हैं KM सुधा। और पलानी वेलु गट्स, इसका हिंदी संस्करण अभी इसको लॉन्च किया किसने? हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट है CP राधाकृष्णन। और एशिया विनिर्माण सूचकांक 2026 में भारत की रैंक है 6। और आखिरी प्रश्न था PM मोदी को गाजा के शांति बोर्ड का हिस्सा बनने के लिए अभी किसने आमंत्रित किया? अमेरिका। बाकी चलो कल का भी होमवर्क प्रश्न देखते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल पूछा था विश्व चैंपियन को हराने वाले सबसे कम उम्र के ग्रैंड मास्टर अभी कौन बने थे? तो आंसर होगा अभिमन्यु मिश्रा। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब ये आज का आपका होमवर्क प्रश्न।